Students, today we are going to start the chapter 10 of history. This is the last chapter of history. So listen very carefully, and this chapter is included in your final exam syllabus. Right? So let us start. देखिए इसमें क्या बताया गया है 18th सेंचुरी के जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हुई यानी नए जो पॉलिटिकल राज्य आए या पॉलिटिकल पावर्स आई 18th सेंचुरी में वो कैसे आई, क्या उन्होंने किया, ये सारा इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ मैं रीड करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। इफ़ यू लुक एट मैप्स 1 and 2 closely, you will see something significant happening in the subcontinent during the first half of 18th century. Notice how the boundaries of Mughal Empire were reshaped by the emergence of a number of independent kingdoms. देखो अगर हम ये जो मैप आपका फर्स्ट और सेकंड मैप है इसको हम अगर देखेंगे तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में सब कॉन्टिनेंट से कुछ ऐसी सब कॉन्टिनेंट में कुछ ऐसी सिग्निफिकेंट हैपनिंग्स हुई जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या देखना। देखिए कि कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट जो राज्य थे वो जब निकल के आए, वो जब सामने आए तब क्या था, मतलब उन्होंने क्या किया या उनके साथ क्या हुआ और उसके बाद कौन सी पावरफुल जो पॉलिटिकल पावर्स थी वो सामने आई। बाय 1765 नोटिस हाउ another power, the British, had successfully grabbed major chunks of territories in eastern India. What these maps tell us is that political conditions of 18th century India changed quite dramatically and within a relatively short span of time. देखो इन्होंने क्या बताया है कि 1765 में 1765 का इन्होंने बताया है कि एक ऐसी पावर जो ब्रिटिश पावर कही जाती है उन्होंने ईस्टर्न इंडिया के बड़े बड़े जो हिस्से थे उसको ग्रैब कर लिया था, उनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। इस मैप में अगर हम सेकंड मैप में अगर हम देखते हैं 18th सेंचुरी में एक ऐसा टाइम पीरियड था जब भारत की इंडिया की जो पॉलिटिकल जो कंडीशंस थी उसके अलावा क्या एक छोटे छोटे जो टाइम पीरियड पे स्पैन टाइम पीरियड पर अचानक से चेंजेस आने शुरू हो गए, ड्रामेटिकली चेंजेस आने शुरू हो गए। और इस चैप्टर में हम 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में यानी फर्स्ट हाफ में हम पढ़ेंगे 1707 में जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी, जब तब से लेके 1761 तक पानीपत की लड़ाई हो चुकी थी, ठीक है। और उसी दौरान उसी बीच में सब कॉन्टिनेंट में नई जो पावरफुल पॉलिटिकल पावर्स जो सामने आई थी उनके बारे में यहाँ पे हमने स्टडी करना है। देखिए जो फर्स्ट पैराग्राफ आ रहा है, मेन जो टॉपिक है आपका वो ये है द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स। जो मुगल क्राइसिस आए एम्पायर के ऊपर, राज्य के ऊपर, जो नए मुगल्स थे उनके साथ क्या हुआ था। देखो इन चैप्टर 4 you saw how the Mughal Empire reached the height of its success and started facing a variety of crises towards the closing years of the 17th century. स्टार्टिंग में हमने फोर्थ चैप्टर में हम मुग़ल एम्पायर का चैप्टर हम रीड कर चुके हैं। उसमें देखा कि मुग़ल एम्पायर अपनी सत्ता के हाइट पे था, यानी बहुत उन्होंने तरक्की की, बहुत उनको सफलता मिली, उन्होंने जब आक्रमण किए और कई राज्यों को अपने साथ मिला लिया। लेकिन जैसे ही 17th सेंचुरी आई तब इनका डाउनफॉल आना शुरू हो गया था और कई संकट खड़े हो गए थे, कई क्राइसिस खड़े हो गए थे इनके बीच में। उसके कारण बहुत सारे थे, कई रीजंस थे। कैसे? दीज वर कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। एम्परर औरंगजेब हैड depleted the military and financial resources of his empire by fighting a long war in the Deccan. इसके कारण क्या था कि औरंगज़ेब ने जब डेक्कन में 1679 में जब एक
बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। रोज़ ही मतलब ये कह लो कि वो आक्रमण करता था या युद्ध होते थे, तो उसने अपनी जो मिलिट्री थी उसके ऊपर और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे उन बहुत ज़्यादा उनके ऊपर खर्च किया उसने। यानी अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में, सेव करने के बारे में नहीं सोचा, वो मिलिट्री के ऊपर खर्च करता चला गया, जिसकी वजह से उसको फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। ठीक है। Under this successors, his efficiencies of imperial administration broken down. अब क्या था, जो इसके सक्सेसर्स थे यानी कि इसके जो उत्तराधिकारी थे, उनके शासनकाल में यानी उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्वालिटी थी ना वो डाउन होनी शुरू हो गई, खत्म होनी शुरू हो गई। ठीक है। इट बिकम्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल एम्परर्स। और ये चीज़ों ने क्या किया था, जो बाद में मुगल एम्परर आए उनके लिए ये बहुत सारी डिफ़िकल्टीज पैदा होनी शुरू होगी टू कीप अ चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार। कि उनके जो पावरफुल मनसबदार थे, जो रखे हुए थे, जो नॉबल्स थे, उनको चेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। क्या हुआ कि नोबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर्स, सूबेदार। अब नोबल्स जो थे वो क्या करते थे, जस्ट वेट, गवर्नर्स, सूबेदार ऑफन कंट्रोल्ड द ऑफिसेज ऑफ रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो नोबल्स थे, ये सूबेदार, ये क्या कंट्रोल करते थे, जो ऑफिसेज होते, रेवेन्यू ऑफिसेज होते थे, यानी जहाँ पे कर कलेक्ट किया जाता था, टैक्स कलेक्ट किया जाता था, वहाँ पे भी इनका कंट्रोल था। ठीक है। और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी ये दबदबा रखते थे, ये कंट्रोल रखते थे, जिसे दीवानी और फौजदारी कहा जाता था उस रूप से। ठीक है। और दिस गेव देम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स ओवर वास्ट रीजन्स ऑफ द मुगल एम्पायर। अब इन चीज़ों ने, जब उन्होंने मिलिट्री के ऊपर भी और फौजदारी के ऊपर भी, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी जब उनके कंट्रोल थे ना, तो इन चीज़ों ने उनको बहुत ज़्यादा पावर दे दी। एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पॉलिटिकल पावर उनके पास आ गई। वो क्या थी, पॉलिटिकल थी, इकोनॉमिक थी, मिलिट्री पावर्स थी और मुगल एम्पायर से रिलेटेड। ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि एज द गवर्नर कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविनेंसेस। अब ये जो सूबेदार थे, ये क्या करते थे, इनकी जो आसपास की जो एरियाज होते थे ना, इन एरियाज के ऊपर भी वो कंट्रोल करते थे। राजधानियां जो होती उनसे भी कंट्रोल करते थे। और फिर कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, दिस पीरियोडिक रिमिशन। अब ये जो कंट्रोल था, इसमें क्या था, धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके पास जो टैक्स आता था, रेवेन्यू आता था, उसमें कमी आनी शुरू हो गई। जो राजकीय कोष में जिसे कहा जाता है, जो टैक्स जमा होता था, क्योंकि ये अपने पास रख लेते थे, ये जो ऑफिसर्स होते थे और ये जो सूबेदार होते थे, ये अपने पास रख लेते थे, लेकिन राज्य में कम जमा होता था पैसा। तो वो इसकी वजह से क्या था, राजधानी का जो था वो पतन होना शुरू हो गया, डेक्लाइन होनी शुरू हो गई। ठीक है। पेजेंट एंड जमींदारी रिबेलियन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया एडेड टू दिस प्रॉब्लम्स। अब जो वेस्टर्न और नॉर्दर्न जो इंडिया का पार्ट था, उसमें ज़मींदार और किसानों ने जो विद्रोह कर दिए थे, उन वो जो आंदोलन थे, जो विद्रोह थे, जो मूवमेंट्स थी, वो एक गहरी, जिसको कहते हैं ना कि समस्या बन गई थी, प्रॉब्लम बन गई थी। दीज रिवॉल्ट्स वर समटाइम्स कॉज्ड बाय द प्रेशर्स ऑफ माउंटनिंग टैक्स। अब इसका ये जो विद्रोह थे, ये कभी कभी क्या होता था कि विद्रोह बढ़ते बढ़ते टैक्स का जो भार होता था, जो मतलब प्रेशर होता था, जो उसके विरुद्ध किए गए करते थे, ये उसके अगेंस्ट करते थे। जो ये पेजेंट्स थे ना, मैं समझाती हूँ, जो पेजेंट्स थे और ज़मींदार थे, उन्होंने कई हिस्सों में नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में रिबेलियंस स्टार्ट कर दिए थे, विद्रोह स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन ये ज़्यादातर विद्रोह क्यों होते थे कि ये जो टैक्स बढ़ाते चले जाते थे, कभी आज आज उन्होंने सपोज करो 100 रुपीज़ लिया है, तो कल 150 हो जाएगा, फिर 200 हो जाएगा, मतलब इस टाइप से उनकी अमाउंट बढ़ती चली जाती थी। और वो जो प्रेशर पड़ता था उनके ऊपर कि हमें टैक्स देना ही देना है, उसके अगेंस्ट फिर उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। और उसके बाद देखो, एट अदर टाइम्स दे वर अटेम्प्ट्स बाय पावरफुल chieftains टू कंसोलिडेट देयर own positions. Mughal authority had been challenged by rebellious group in the past as well, but these groups were now able to seize the economic resources of the emperors after Aurangzeb were unable to arrest the gradual shifting of political and economic authority into the hands of provincial governors
लोकल चीफटेन्स एंड अदर ग्रुप्स। अब इसमें देखो क्या था कि जो पास्ट में जब ये जो रिबेलियन ग्रुप थे, इन्होंने क्या किया था, मुगल पावर को चैलेंज कर दिया था, चुनौती दे दी थी उन्होंने। और ऐसे जो ग्रुप थे उन्होंने एरिया वाइज जो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज थे, उनकी जो कंडीशंस थी उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब किया था कि पॉलिटिकल कंडीशन, ये जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं या जो रिसोर्सेज हैं उनको मजबूत किया जाए, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसी वजह से क्या हुआ था कि धीरे धीरे स्लोली क्या था कि जो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल जो पावर थी वो एरिया वाइज जो लोकल सूबेदार थे या सरदार थे उनके हाथों में आती चली जा रही थी। और औरंगजेब के जो सक्सेसर्स थे वो इस चेंजेस को रोक नहीं पाए थे क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं थी। इसलिए जो था मुगल एम्पायर का डिक्लाइन जो था वो शुरू हो चुका था। ठीक है। इन द मिड्स this economic and political crisis of the ruler of Iran, Nadir Shah, sacked and plundered the city of Delhi in 1739 and took away immense amounts of wealth. अब इसके साथ देखो क्या था कि इसी के साथ साथ उन्होंने क्या किया था, जो ये फाइनेंशियल और पॉलिटिकल जो क्राइसिस चल रहे थे उसी बीच में ईरान का जो एम्परर था नादिर शाह, ठीक है, नादिर शाह जो था वो उसने क्या किया था, 1739 में दिल्ली पर अटैक कर दिया था और पूरे जो एरिया था, दिल्ली का पूरा एरिया था, उसको प्लंडर्ड, लूट लिया था। प्लंडर्ड होता है सैक्ड एंड प्लंडर्ड यानी कि लूट लेना। उसको जो बहुत पैसा होता था, प्रेशियस स्टोन्स होते थे, कॉइन्स होते थे, ये सारी चीज़ें होती थी ना, तो वो नादिर शाह क्या था, उसने लूट लिया और लूट के अपने साथ ले गया। ठीक है। This invention was followed by a series of plundering raids by the Afghan ruler अहमद शाह अब्दाली। अब नादिर शाह ने आक्रमण किया, उसने बहुत सारा पैसा यहाँ से लूटा, धन लूटा। अब उसको उनको पता चला, अपना अफगान के रूलर को, अहमद शाह अब्दाली को। अब उसके आक्रमण के बाद, नादिर शाह के आक्रमण के बाद अहमद शाह अब्दाली ने भी आक्रमण कर दिया और उसने तो सीरीज ही लगा दी, लाइन लगा दी अटैक्स की, बार बार जल्दी जल्दी अटैक करने लगा। 1748 से लेकर 1761 के बीच उसने 5 बार नॉर्दर्न इंडिया पर आक्रमण किया और बहुत लूटपाट मचाई। यानी जितना पैसा होता था, जितने प्रेशियस स्टोन्स होते थे, राजाओं के पास होते थे, उन्होंने सब लूट के ले गए। तो ये चीज़ें जो हैं एक हमारे देश को डाउन करने की या एक डिक्लाइन का, जो मुगल एम्पायर का भी जो डिक्लाइन था वो भी एक, ये रीज़न भी एक बना था। ठीक है। ऑलरेडी अंडर सिवर pressure from all sides, the empire was further weakened and competition amongst different groups of nobles। अब ये चारों तरफ से जब अटैक होने शुरू हो गए, प्रेशर होना शुरू हो गया उनके ऊपर, और इनके जो नोबल्स थे उनके भी आपस में इनका जो कॉम्पिटिशन्स थे वो बढ़ने शुरू हो गए। आपस में इनकी जो प्रतिद्वंदिता होती है यानी दुश्मनी होती है, एक दूसरे के प्रति चैलेंज करना, कंपटीशन रखना, तूने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा। तो इस टाइप से ये इसने ना मुगल एम्पायर को कमज़ोर बना दिया, वीक बना दिया। और ये बाद में जाके इनके जो नोबल्स थे ये 2 भागों में बट गए थे, यानी 2 पार्ट्स में बट गए थे। एक बन गए ईरानी और दूसरे बन गए तुरानी। ईरानी और तुरानी के बारे में हम क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हुए हैं, हु वर द ईरानीज एंड तुरानीज। ठीक है। और फिर लास्ट में फिर आते आते मुगल जो एम्परर था उसमें एक से या दूसरे ग्रुप की दोनों हाथों की जो पपेट बन जाते हैं ना, वो बन गए थे। यानी मुगल एम्परर जो थे, अब ये ईरानी और तुरानी 2 भागों में बट गए। इनके नॉबल्स थे और इन्होंने क्या किया, आपस में एक दूसरे को खींचातानी करनी शुरू कर दी। और जो मुगल एम्परर होता था वो कभी उसको यूज़ करते थे, कोई कभी तुरानी यूज़ करते थे, वो एक दूसरे के हाथों की पपेट बन के रह गए थे। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी अपमानजनक जो कंडीशन होती है, एक इंसल्ट वाली कंडीशन जो थी वो पैदा हो गई थी, एक क्रिएट हो गई थी। और 2 मुगल बादशाह जो थे, फारूक शियार जो 1713 से लेके 1719 तक, और दूसरा था एक आलमगीर सेकंड,
ये जो बताया जा रहा है, एक है फारुखशियार और दूसरा है आलमगीर सेकंड। इनको असैसिनेटेड यानी इनका मर्डर कर दिया गया था, मार दिया गया था इन्हें, इनके नॉबल्स के द्वारा ही, ये जो ईरानी तुरानी इसके बीच में से ही। और दूसरे जो दो राजा थे, अहमद शाह जिसने 1748 से 1754 तक जो राज किया था, और एक था शाह आलम सेकंड जिसने 1759 से लेके जो रहा 1816 तक रहा। उनको अंधा कर दिया गया था, उनको ब्लाइंड कर दिया, उनकी आंखें ही ख़त्म कर दी गई थी। तो इस तरह के थे इनके जो नॉबल्स थे, वो इस तरह के हरकतें करते रहे। उसकी वजह से क्या था, डे बाय डे मुग़ल पार्ट जो था, वो मुग़ल एम्पायर जो था वो ख़त्म होना शुरू हो गया था। ठीक है।